बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ज़ीरक्स बायोलॉजी। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो एक वायरस से रिलेटेड है। और ये एक ऐसा वायरस है जो कि आजकल में अगर हम न्यूज़ चैनल्स पे देखें तो इसका नाम बार बार देखने को भी मिलता है। और ये एक ऐसे वायरस के तौर पे पाकिस्तान में दाखिल हुआ है जिसकी बुनियाद पर एक ऐसी बीमारी ये कॉज कर रहा है जिसका अभी तक हमारे पास कोई इलाज नहीं है। तो आज हम इस वायरस से रिलेटेड कुछ बातचीत करेंगे, उसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि एक आम बंदे के लिए जानना भी ज़रूरी है। और जब एक ऐसी बीमारी सामने आती है जिसका हमारे पास इलाज नहीं है तो फिर देखा जाता है कि उसके लिए कौन कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी पड़ेंगी। और प्रिकॉशनरी मेजर्स के पीछे सारी जो चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं वो उसका सोर्स होता है, यानी ये बीमारी आ कहाँ से रही है। तो अगर हम उस सोर्स पे किसी तरीके से कंट्रोल पा लें तो हम उस बीमारी पे भी आसानी से कंट्रोल पा सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वायरस के ओरिजिन से रिलेटेड, यानी ये वायरस सबसे पहले कहाँ पे डिस्कवर हुआ, रिकग्नाइज किया गया और फिर कहाँ से कहाँ तक फैलता गया और अभी किस तरह पाकिस्तान में दाखिल हुआ है। तो ओरिजिन से रिलेटेड बात करूं तो सबसे पहले ये जो वायरस है ये मलेशिया में डिस्कवर हुआ इन 1999 और इसको नीपा वायरस का नाम दिया गया क्योंकि मलेशिया के ये गांव में जहां पे ये पाई गई थी बीमारी वो सुंगाई नीपा के नाम से मशहूर था गांव, तो उस लिहाज से इस वायरस को नीपा वायरस कहा गया। अब ये कौन सा टाइप ऑफ वायरस है तो ये बिलोंग करता है पैरामिक्सो फैमिली से। पैरामिक्सो वायरस एक फैमिली है जिसमें मीजल्स और मम्स भी कॉज करने वाले वायरसेस मौजूद हैं। तो देखा ये गया कि ये एक जूनोटिक डिजीज के तौर पे सामने आया, यानी ये एक ऐसा वायरस था जो कि मलेशिया में इंसानों में दाखिल हुआ। किसके थ्रू? जानवरों के थ्रू। जूनोटिक डिजीज से मुराद होता है एक ऐसा टाइप ऑफ फॉरेन एजेंट या वायरस जो कि एनिमल से ह्यूमन में जाए और बीमारी का बायस बने। तो उसमें सबसे ज्यादा जो अहम किस्म के नेचुरल होस्ट थे इस वायरस के वो हमारे पास बैट्स थे यानी चमगादड़ें, और दूसरे हमारे पास पिग्स थे यानी सूअर वगैरह। तो बैट्स में भी अगर देखा जाए तो स्पेसिफिकली हमारे पास एक होते हैं फ्रूट बैट्स। फ्रूट बैट्स वो होते हैं जो कि फल वगैरह खाते हैं। तो ये सबसे पहले बीमारी जो थी वो जो पिग फार्मर्स थे उनके अंदर देखी गई, और स्पेसिफिकली जब ये किसी भी पिग या बैट के अंदर भी जाती है वायरस तो उसकी वजह से उनके अंदर भी एक काइंड ऑफ कफ जैसी नोयत पैदा हो जाती है और वो भी खांसते हैं और एक अजीब सी आवाज पैदा करते हैं। तो जो पिग फार्मर्स थे उनके अंदर ये बीमारी सबसे पहले पाई गई। फिर ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हुई। कहाँ पे? खास तौर पे हॉस्पिटल्स में जो मौजूद केयर टेकर्स या नर्सेज वगैरह या जो हमारे पास मेडिकल स्टाफ था उनके अंदर, क्योंकि जो भी उन लोगों के साथ डील कर रहे थे तो उनमें भी ये बीमारी आ रही थी। इसका मतलब ये जूनोटिक डिजीज तो थी, यानी जानवरों से इंसानों में आई, लेकिन ये इंसान से इंसान में भी क्या है मुंतकिल होना शुरू हो गई। फिर 1999 में मलेशिया ने किसी हद तक इस पे काबू भी पा लिया और कंप्लीटली उस बीमारी पे गया खत्म कर दिया वहां पे उसका नामो निशान। फिर इसको रिपोर्ट किया गया बांग्लादेश में 2001 में, फिर सिंगापुर और इंडिया में भी, और अब पाकिस्तान में स्पेसिफिकली पंजाब और लाहौर में क्या इसके कुछ केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और अगेन ये बीमारी किस तरह फैल रही थी? सबसे पहले मैंने कहा कि जिस तरह पिग फार्मर्स हैं उनके अंदर पिग्स के थ्रू फैली, लेकिन बांग्लादेश वगैरह इंडिया में खास तौर पे ये बैट्स के थ्रू फैली। वो किस तरह फैली कि जितने भी फ्रूट बैट्स थे वो क्रॉप्स पे जाके फलों को जाके खाते थे या उन पे बैठते थे, तो वो वहां पे यूरिनेट करना, सलाइवा उनका लग जाना, ये जो बेसिक सोर्स थे वो उनके फ्रूट को कंटामिनेट कर रहे थे। और वही फ्रूट जब एक इंसान इस्तेमाल करता है खाने के लिए तो वो सिंपली उसके थ्रू जो था वो ये बीमारी इंसानों तक मुंतकिल हो रही थी। अब हालात कुछ यूं है कि पाकिस्तान में ये बीमारी आ चुकी है और इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं।
सबसे बड़ी अलार्मिंग पोजीशन, वो बीमारी बेसिकली इतना प्रॉब्लम नहीं होती जिसका हमने देखा कि वो हमारे पास आई फ्लू जैसी बीमारी सामने आई, जिसका हमारे पास पहली बार ट्रीटमेंट भी मौजूद था और सेकेंडली उसमें कोई फर्टिलिटी रेट भी नहीं थे और कोई उसी वजह से लोगों की जान भी नहीं जा रही थी। बट ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें फर्टिलिटी रेट अगर देखा जाए, यानी अमवात के जो हमारे पास हालात हैं, वो 40% से 75% चांसेस हैं कि अगर ये किसी में बीमारी हो गई है, ये वायरस दाखिल हो गया, तो उसके बचने के चांसेस जो है वो तकरीबन मैं कहूँगा कि ना होने के बराबर ही अगर देखा जाए। और इस हद तक बांग्लादेश में जब ये बीमारी फैली थी तो फर्टिलिटी रेट जो था वो 94% तक चला गया था। तो ये तो एवरेज आउट है जिसे हम कहेंगे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे को 40% से 75% कंसिडर किया जाता है। अब हमें कैसा पता लगेगा जी कि निपा वायरस जो है वो हमारी बॉडी में दाखिल हो चुका है और उसके किस तरह उसको डायग्नोज करना है, बेसिकली उसके सिम्टम्स बेस पे बात होती है। तो सिम्टम्स के लिहाज से भी ये खतरनाक बीमारी है। क्यों? ये एसिम्प्टोमेटिक होता है सबसे पहले, यानी बॉडी में निपा वायरस मौजूद है, वो तबाही मचाना शुरू हो गया बट इंटरनली, लेकिन बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती, यानी इन द फॉर्म ऑफ सिम्टम्स आपके सामने नहीं आ रहा होता कि आप में कोई बीमारी वाला एजेंट शामिल हो चुका है या मुंतकिल हो गया। क्यों? क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 4 से 14 दिन तक है, यानी अपनी आपकी बॉडी में ही पनप रहा होता है, डिवाइड कर रहा होता है और ये तैयार हो रहा होता है आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो 4 से 14 दिन, इस हद तक 45 दिन तक भी मेंशन किए जाते हैं। अब जब ये अपना आप दिखाना शुरू करता है तो फौरी तौर पे जो चीज सामने आती है वो आपकी बॉडी में होने वाला एक रेस्पिरेटरी इंफेक्शन है, एक्यूट काइंड ऑफ। और उसके साथ साथ पैरेलल जो सिम्टम्स सामने आएंगे उनमें फीवर है, यानी बुखार की शक्ल इख्तियार कर जाएगा और बुखार कोई हल्का फुल्का नहीं, तेज बुखार होगा। हेडेक होगी, सर में दर्द है, सोर थ्रोट हो जाएगी, आपको गला जो है वो पक जाएगा और खांसी भी बकायदा आएगी। फिर आपको वॉमिट भी होगी और मस्कुलर पेन, इसे मायल्गिया भी कहते हैं, यानी आपको जिस्म में दर्द रहेगा। और एट द एंड अगर आप इसका कोई इलाज, पहली बात तो है नहीं, लेकिन अगर हम केयर भी नहीं करते जनरल जो रिक्वायर्ड होती है, तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी क्रॉनिक शक्ल इख्तियार कर जाएगा और दैट लीड्स टू द एंसेफेलाइटिस, यानी ये सिंपली क्या है कि हमारे जाके सेफलॉन यानी ब्रेन के ऊपर अटैक करेगा और इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन में ये आगे जाके चेंज हो जाएगा, यानी हमारा दिमाग जो है उसके अंदर सूजन पैदा होना शुरू होगी। अब ये सूजन जब पैदा होगी तो उससे क्या होगे कि हमें दौरे पड़ेंगे, सीजर्स पड़ेंगे और प्रोग्रेसिवली इंसान जो है वो कोमे में चले जाएगा और एट द एंड यही कोमा जो है उसकी लाइफ का एक फुल स्टॉप की शक्ल इख्तियार कर देगा, यानी उसकी मौत वाक़ई हो जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ सिम्टम्स हो गए। अब डायग्नोसिस इसका किस तरह मुमकिन है? पहली बात मैंने कहा कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड है जिसमें ये एसिम्प्टोमेटिक है, यानी हमें नहीं पता लग रहा कि ये अभी बॉडी में है या नहीं, क्योंकि वो अभी एक्टिव फॉर्म में नहीं आया और अभी कोई ऐसी अलामत भी बॉडी में नहीं शो हो रही जो कि इस चीज की निशानदेही कर सके कि आपकी बॉडी में निपा वायरस मौजूद है। लेकिन अगर आप प्रॉपर डायग्नोसिस चाहते हैं, पहली बार डॉक्टर देख के, एक तो कई अलामत इसकी ऐसी हैं जो कि जनरली आपको नज़ला जुकाम खांसी में भी देखने को मिल जाती हैं, तो उसके लिए बाकायदा तौर पर डॉक्टर्स आपको जो रिकमेंड करेंगे वो लैब टेस्ट है, उसमें 2 बेसिक टेस्ट किए जाते हैं। तीसरा आप जनरल कह सकते हैं कि जो पीसीआर यूज होता है, बट एक होता है आरटी-पीसीआर, यानी इसे हम कहते हैं रियल टाइम पीसीआर। ये आप लैब से टेस्ट करवा के डायग्नोस कर सकते हैं। दूसरा तरीकेकार होता है ELISA, ये एलिसा वर्ड भी कहलाता है। ये बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म है टाइप ऑफ टेस्ट की, जिसके थ्रू जो है हम ये डायग्नोस कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में निपा वायरस है या नहीं। और एक और बात ध्यान में रखें कि लैब टेस्ट जरूरी नहीं है कि आपके पास 100% रिजल्ट्स हैं, क्योंकि जब तक आप सिंपली क्या, जैसा कोरोना वायरस फैला था तो उसके लिए जो हम लेते थे टेस्ट करने के लिए मटेरियल, वो या तो आपकी जुबान से या नेजल से या हलक में से लिया जाता था स्वैब के थ्रू। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह किया जाता है, लेकिन जब तक वो लैब में प्रोसीड किया जाना है तब तक हो सकता है कि वो वायरस अपना असल छोड़ गया हो, तो उसको जांचना जरा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप रियल टाइम पीसीआर का इस्तेमाल करें या एलिसा जो टेक्निक है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इजीली जो है उसको डायग्नोस कर सकते हैं और उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में निपा वायरस है या नहीं है। तो ये तो बात होगी इसके ओरिजिन, सिम्टम्स और डायग्नोसिस की। अब अगेन
बात तो मैंने शुरू में ही आपके साथ कर दी कि ट्रीटमेंट इसका अभी तक हमारे पास कोई नहीं है, यानी ये काइंड ऑफ इनक्योरेबल डिजीज है वर्ल्ड वाइड, WHO के मुताबिक भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक। ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की तरफ आए तो ट्रीटमेंट तो नहीं है, नो मेडिसिन और वैक्सीन इज अवेलेबल, बट जहां पे कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जिसका हमारे पास इलाज नहीं होता, जैसा कि कोविड में भी एक टाइम ऐसा था कि जब हमारे पास उसका इलाज नहीं था, तो देन हम फिर मूव करते हैं टुवर्ड्स प्रिवेंशन या प्रिकॉशनरी मेजर्स की तरफ, ताकि हम उस बीमारी से किसी हद तक बच सकें। तो पहली बात, अगर किसी बंदे को ये प्रॉब्लम हो चुकी है, उसको आइसोलेट कर दिया जाए, जस्ट लाइक कोविड के हालात में करते हैं, डेंगू में या मलेरिया में। और सेकेंडली जो उसको केयर टेकर्स हैं, उनको चाहिए कि जब भी उस बंदे के साथ किसी किस्म का फिजिकल कांटेक्ट हो तो आफ्टर दैट वो अपने हाथों को अच्छे से धो लें साबुन से, ताकि वो उनकी बॉडी तक ना पहुंच सके। सेकेंडली अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। हाइड्रेटेड, अल्लाह ताला ने पानी जैसी नेमत दी है, कमाल है, और इसी में कई बीमारियों का जो है वो हम कहते हैं कि ट्रीटमेंट भी मौजूद है। तो सिंपली अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, और स्पेसिफिकली क्योंकि ये बीमारी पिग्स और बैट से फैल रही है, लेकिन अब ये डायरेक्टली पिग्स और बैट से नहीं फैल रही, इसमें दूसरे जानवर भी शामिल हो चुके हैं। उसमें आपके जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में लाइक हॉर्स, गोट्स वगैरह, ये शीप शामिल हैं, तो उनके थ्रू भी फैल रहा है। और स्पेसिफिकली जो हमारे खाने वाली चीजें हैं, जिसमें हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, तो जब कभी आप उसका इस्तेमाल करें तो उसको अच्छे से धो लें, ठीक है। धो के अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो ये जो निपा वायरस है ये आपकी बॉडी में मुंतकिल नहीं हो पाएगा। फिर जिनको प्रॉब्लम है या नहीं भी, अगर हल्का फुल्का नजला जुकाम वैसे भी चल रहा है, तो वो सिंपली क्या करें कि जो भी कंटामिनेटेड टिश्यू, जैसे वो अपना सारा जो फ्लू वगैरह साफ कर रहे हैं, उसको क्या है फौरी तौर पे डिस्पोज ऑफ करें, ताकि किसी तक वो बीमारी के तौर पे सामने ना आ सके। क्योंकि ये अगेन एक ऐसा टाइप ऑफ वायरस है जो कि बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू फैल सकता है, सलाइवा के थ्रू फैल सकता है, आप स्नीज कर रहे हैं तब फैल सकता है, देन आप अगर जो है ब्लड के थ्रू, यूरिन के थ्रू, तो इन तमाम चीज़ों की अगर हम केयर करेंगे, कुछ हाइजेनिक मेजर्स लेंगे और प्रिवेंटिव मेजर्स देखेंगे, तो उसके मद्देनजर हम फिर इजीली जो है इस निपा वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक कई किस्म की जो डिटेल्स पहले नहीं मालूम थी निपा वायरस से रिलेटेड, वो आपको पता लग गई होंगी। तो बेहतर है कि हम किसी तरीके से इसको कंट्रोल करें, और स्पेसिफिकली इन प्रिवेंटिव मेजर्स को खास तौर पे सामने रखते हुए, ताकि ये बीमारी बाय द टाइम फिर हमारे मुल्क से ख़त्म हो जाए और बाकी लोग जो है इससे बचे रह सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह होती है मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।